8 मार्च 2018 को कराची में एक प्रोटेस्ट होता है जिसे औरत मार्च कहा जाता है। अब औरत मार्च में जो भी लोग होते हैं मोस्टली वुमेन, उनकी आइडियोलॉजी ये है कि पाकिस्तान में सब औरतों का जुल्म होता है और उनको बराबर के हुकूक नहीं दिए जाते हैं। अब ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में औरत मार्च है क्या और इसका एम क्या है, और इसके बाद आप अपना भी एक लॉजिकल ओपिनियन बना सकेंगे। साथ यहाँ औरत मार्च पे माहिरा खान है। हम ड्रेसिंग करती हैं अपनी मर्जी की मार्च से ख्याल से हम औरत मार्च में अभी जो औरत मार्च वाली आइडियोलॉजी है ये बेसिकली पाकिस्तानी औरतों की नहीं है, ये एक एडोप्टेड आइडियोलॉजी है, एक मूवमेंट है जिसका नाम है मी टू मूवमेंट। इसलिए औरत मार्च को समझने के लिए ये समझना लाजमी है कि मी टू मूवमेंट है क्या। सुनैना बुर्के जो कि फाउंडर है मी टू मूवमेंट की, ये 1973 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई। फिर जब ये 7 साल की थी तो इनका रेप होता है और रेप के बाद ये बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, और प्लस में इनके जो स्टेप फादर होते हैं वो भी इनको साइलेंट रहने का कहते हैं। फिर तुराना बुर्क जब 12 साल की होती हैं तो ये एक बुक पढ़ने का जिद करती हैं जिस बुक का नाम होता है आई नो वाई द केक बर्ड सिंग। ये इस बुक की समरी है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें ताकि आपको वीडियो सही से समझ आ जाए। अब इस बुक को पढ़ने से इसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, लेकिन तुराना बुर्क चोरी छुपे बुक पढ़ने में कामयाब हो जाती हैं। अब ये इस बुक की राइटर माया एंजेलो, इनकी लाइफ स्टोरी भी काफ़ी हद तक सेम होती है। जिस तरह तुराना बुर्क का 7 साल की उम्र में रेप हुआ होता है, ऐसे ही माया एंजेलो का भी रेप हुआ होता है 8 साल की उम्र में। और ये जो बुक है आई नो वाई द केक बर्ड सिंग, ये माया एंजेलो के इसी लाइफ इंसिडेंट से जुड़ी होती है, और यही एक वजह होती है कि तुराना बुर्क के पेरेंट्स इसको ये बुक पढ़ने से मना करते हैं। माया एंजेलो की इस बुक को पढ़ने के बाद तुराना बुर्क जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। और फिर एक दिन तुराना बुर्क की इंग्लिश टीचर क्लास को माया एंजेलो की एक वीडियो दिखा रही होती हैं, जिस वीडियो में माया एंजेलो अपनी पोएम फेनोमिनल वुमेन को इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं। अब माया एंजेलो को स्टेज पे देख के तुराना बुर्क के दिल में जो खौफ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो बुर्क होती हैं वो अपना स्कूल चेंज करती हैं और न्यू स्कूल में इनको काफ़ी अच्छा माहौल और दोस्त मिलते हैं। इसके बाद तुराना बुर्क को वाशिंगटन डीसी की एक लीडरशिप कैंप में इनवाइट किया जाता है। इस कैंप को 21st सेंचुरी लीडरशिप मूवमेंट के जो मेंबर होते हैं वो होस्ट कर रहे होते हैं। इस कैंप से तुराना बुर्क ये सीखती हैं कि किसी भी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को डेवलप कैसे करते हैं, और ये कैंप तुराना बुर्क को एक लीडर की तरह तैयार करती है। और ये सब चीज़ें तुराना बुर्क को एक्टिविज्म की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा जो तुराना बुर्क होती हैं वो और भी बहुत सारे लाइफ इंसिडेंट्स फेस करती हैं। जैसे 1991 में लॉस एंजलिस की पुलिस रोडनी किंग को ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से अरेस्ट करने के बजाय रोड पे मारना शुरू करती है, और 15 ईयर ओल्ड लताशा हार्लिन का मर्डर कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में दोनों विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता, तो जो तुराना बुर्क होती हैं वो अपने कॉलेज फ्रेंड को जमा करके एक प्रोटेस्ट करती हैं, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर और लताशा हार्लिन के जो किलर होते हैं उनको सज़ा होती है। अब इसके अलावा बुर्क का सेकेंड टाइम भी रेप होता है जब उनकी एक बेटी भी होती है। इसके बाद जो तुराना बुर्क होती हैं वो सेक्सुअल वायलेंस सर्वाइवल के लिए डिफरेंट सोशल प्रोग्राम्स करती हैं, और उन्हीं एक प्रोग्राम में तुराना बुर्क को मिलती है हेवन। अब जो हेवन होती हैं वो तुराना बुर्क को अपनी सेक्सुअल हरासमेंट स्टोरी बताती हैं कि कैसे उनके मॉम के बॉयफ्रेंड उनको तंग करते थे और उनका रेप भी किया है। तो तुराना बुर्क स्टार्टिंग में इनकी बात तसल्ली से सुनती हैं और लास्ट में रिएक्शन के तौर पर सिर्फ इतना कहती हैं कि मी टू। 2003 में तुराना बुर्क एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं जिसका नाम होता है जस्ट बी। अब ये प्रोग्राम स्पेशली 12 से 18 साल की लड़कियों के लिए होता है, और मोस्टली इस प्रोग्राम में ब्लैक पीपल्स को सपोर्ट किया जाता है। ये प्रोग्राम जो होता है औरतों को एक वर्कशॉप भी प्रोवाइड करता है जिससे सेक्सुअल वायलेंस सर्वाइवर को एक ट्रेनिंग दी जा सके, और फिर जो भी लड़की आती है इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनती है और अपनी स्टोरी बताती, तो तुराना बुर्क जो होती है वो हमदर्दी जताने के लिए ये कह देती कि मी टू। अब मी टू बेसिकली एक बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करता है जो ये बताता है कि ये सब हमारे साथ भी हुआ है और हम जी रहे हैं, तो आप जीने की उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं। अब 2006 में जो जुमला होता है मी टू, उसको मूवमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और उस वक्त इसे यूज़ किया जाता है एक सोशल प्रोग्राम माई स्पेस पर। लेकिन उस वक्त एक तो ये मूवमेंट ग्लोबल लेवल पर नहीं होती, दूसरा से सिर्फ ब्लैक कम्युनिटी के लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर अक्टूबर 2017 में एलिजा मिलेनो सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन लगाती हैं प्रोड्यूसर हार्वे विंस्टन पर, और उस वक्त जो जुमला होता है मी टू उसको एज हैशटैग यूज़ करती हैं, और साथ ही साथ ये ट्वीट करती हैं कि जिन जिन औरतों को सेक्सुअली हरेस किया गया है वो भी मी टू को एज अ हैशटैग यूज़ करें। तो उस वक्त जो मी टू होता है इसके साथ और भी बहुत सारे नाम जुड़ते हैं, जैसे जेनिफर लॉरेंस और एश्ले जुड। इनके अलावा और भी बहुत सारे हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस होती हैं जो इस ट्रेंड का हिस्सा बनती हैं। इसके बाद यूएसए के जितने भी स्टेट होते हैं वो अपने सेक्सुअल हरासमेंट लॉ को रिफॉर्म करवाते हैं। उस वक्त जो 56 गवर्नर होते हैं न्यूयॉर्क स्टेट के, वो सबसे पहले इस बिल को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लेकिन फिर बाद में इनको खुद को रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि इनके ही स्टाफ के मेंबर इन पर सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन लगाते हैं। इसके अलावा जो करंट प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो बाइडेन, इनके ऊपर भी सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन लगाई गई थी।
4 जनवरी 2018 को पाकिस्तान के कसूर डिस्ट्रिक्ट की 7 साल छोटी बच्ची ज़ैनब अंसारी किडनैप होती हैं। 5 दिन बाद 9 जनवरी को इनकी बॉडी मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि ज़ैनब अंसारी का रेप हुआ है। फिर ज़ैनब अंसारी के लिए डिफरेंट सिटीज़ में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ज़ैनब अंसारी के लिए जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है वो बेसिकली मी टू के स्टाइल में होती है। और उसके बाद जो ज़ैनब अंसारी के अटैकर होते हैं इमरान अली, इनको डेथ पेनल्टी लगती है और ये केस यहाँ क्लोज हो जाता है। लेकिन फिर 8 मार्च 2018 को कराची में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट और वुमेन एक्शन फोरम एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं जिसका नाम होता है औरत मार्च। अब इस औरत मार्च में स्टार्टिंग में ज़ैनब अंसारी का भी नाम लिया जाता है ताकि औरत मार्च को मी टू का हिस्सा बनाया जाए, और प्लस में औरत मार्च का एक स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। इसके बाद जो सेकंड औरत मार्च होता है पाकिस्तान के वो डिफरेंट सिटीज़ में होता है, और अब हर डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजर हैं। और अब इन्हीं ऑर्गेनाइजर में से कुछ मशहूर ऑर्गेनाइजर्स को देखा है जैसे कि कुरत मिर्जा और निगर डार। अब ये ऑर्गेनाइजर जो मैनिफेस्टो और थीम बताती है औरत मार्च का, वो मैनिफेस्टो और थीम ये है कि औरत मार्च रेप कल्चर के अगेंस्ट है और ह्यूमन राइट के पैरेलल है। लेकिन वहीं कुछ स्लोगन और औरत मार्च में मौजूद औरतों के कुछ इंटरव्यू देखे जाएं तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि औरतें सिर्फ रेप कल्चर की डिमांड करती नजर आती हैं। ये कुछ स्लोगन से आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें ताकि आपको सही से वीडियो समझ आ जाए। इसके अलावा अगर इन्हीं ऑर्गेनाइजर से कुछ सवाल पूछ लिए जाए, जैसे कि अगर औरत मार्च हुकूक की बात करती है तो अभी तक इन्होंने आफिया सिद्दीकी का जिक्र क्यों नहीं किया, और अगर इनको इनके मत बाहर निकलने नहीं देते तो ये सब यहाँ औरत मार्च में कैसे। मार्च में मेजोरिटी उन औरतों की है जिन्होंने कभी फैमिली सिस्टम देखा ही नहीं है। ये हॉस्टल में रहने वाली वो औरतें हैं जिनके लिए डेट करना छोटी बात है और फिजिकल होना कोई बड़ी बात नहीं। स्लोगन्स में किसी ने वुमेन जेनिटल ड्रॉ किए हुए हैं और किसी ने एडल्ट सेंटेंस यूज किए हुए हैं, और यही औरतें बच्चों को ये कहते नजर आती हैं कि वो स्कूल और कॉलेज को बंद करके भी मार्च को ज्वाइन करें। मतलब एक तरफ एजुकेशनल राइट की बात की जाती है और दूसरी तरफ यही औरतें बच्चों को कॉलेज बंद करने का भी आइडिया देती है। ये औरत मार्च नहीं है, यूरोपियन कन्फ्यूजन मार्च है। इनका कोई अपना थीम और आइडिया नहीं है, और अगर इनकी बात मानकर इनको फुल इजाज़त दी जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान में ये होगा कि फैमिली सिस्टम कुछ इस तरह हो जाएगा कि बच्चे जैसे ही 18+ होंगे वो अपने GF-BF को घर लाना शुरू करेंगे। भाई बहन में एहतराम का रिश्ता खत्म हो जाएगा। स्टडी और एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे ओयो के अल्टरनेट बुक करना शुरू करेंगे, और अगर गलती से शादी कर भी ली तो कुछ ही वक्त बाद फिर से अफेयर होना शुरू हो जाएंगे। लड़का अपनी ऑफिस फ्रेंड के साथ होगा और लड़की अपनी ऑफिस फ्रेंड के साथ। और अगर गलती से पेरेंट्स ने इन सब बातों में इनको डांट भी लिया तो सबसे पहले FIR पेरेंट्स के नाम पर कटेगी। और पाकिस्तानी ड्रामों में न्यूडिटी एक्सट्रीम लेवल पर चली जाएगी, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेप होना शुरू हो जाएंगे। रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पर ईयर 3800 के करीब रेप केसेस होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट कंट्रीज के रेप रिकॉर्ड हैं। आप वीडियो पॉज करके देख लें। ये वो कंट्रीज हैं जो टॉप 10 कंट्रीज में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान टॉप 30 में भी नहीं आता। रिसेंटली मैक्सिको में एक 8 साल की छोटी बच्ची मिली जिसका टेस्ट करने के बाद पता चला कि इसकी बॉडी में 67 डिफरेंट DNA हैं, यानी कि 67 लोगों ने इस अकेली बच्ची का रेप किया है। एक आम फार्मूला है कि जितने ज़्यादा आप बोल्ड होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास रेप केसेस होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह बॉलीवुड ने हॉलीवुड से इंस्पायर होकर बोल्ड मूवीज बनाना शुरू की, तो इसका इम्पैक्ट इंडियन पॉपुलेशन पे ये हुआ कि एक सर्वे में बताया गया है कि इंडिया औरतों के लिए मोस्ट डेंजरस कंट्री में फर्स्ट नंबर पर एग्जिस्ट करती है। सेल्फ सर्वे 2011 में भी किया गया था, लेकिन उस वक्त इंडिया जो था वो 6 नंबर पे था। लेकिन इसके बाद बॉलीवुड दिन ब दिन बोल्ड होता गया। इसके अलावा इंडिया में डिफरेंट डेटिंग ऐप लॉन्च किए गए जैसे टिंडर वगैरह, और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ये हुआ कि वर्ल्ड डेमोक्रेटिकल कंट्री को डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन बनना पड़ा। पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस भी इसीलिए ही मार्च करती हैं ताकि इनको फुल माहौल मिल सके और ये जितना चाहे उतना बोल्ड हो सके और फिर इनको इतना ही फेम मिल सके। पाकिस्तान में होने वाले रेप में सबसे ज़्यादा हाथ फिल्म इंडस्ट्रीज का है, फिर वो चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या लॉलीवुड हो। पाकिस्तानी ड्रामे भी उतना ही रोल प्ले कर रहे हैं जितना कि हॉलीवुड और बॉलीवुड। नानी दादी घर के बड़े बुजुर्ग जो कि घर की जीनत होते हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी ड्रामों में कुछ इस तरह दिखाया जाता है कि एक नानी दादी अपनी पोती पोतियों को ये सिखाती नजर आती है कि किसी भी लड़के को फंसाया कैसे जाता है। सामने भी औरत को हुकूक में बराबरी दी है, जैसे प्रॉपर्टी हो या अपनी मर्जी की शादी। मी टू ओवरऑल एक अच्छी मूवमेंट है यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि तुराना बुर्क का सेकंड टाइम रेप हुआ था जब उनकी बेटी भी थी, तो ये रेप उनके बॉयफ्रेंड ने किया था। माया एंजेलो और हेविन का रेप उनके स्टेप फादर ने किया था। रॉडनी किंग और लताशा हार्लेन के लिए कोई लॉ नहीं था। अमेरिका में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ काले गोरे इक्वल नहीं है। अगर राइट की बात की जाए तो आज औरत डॉक्टर भी है, टीचर भी है और लॉयर भी है, इवन हर एक शोबे में है। लेकिन जो औरतें औरत मार्च में आती हैं, ये पता नहीं कौन से प्लेनेट्स के एलियन हैं जिन्हें ये सब नहीं दिखता। यहाँ तक के लिए मी टू मूवमेंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जुल्म के खिलाफ। इसके अलावा मी टू की एक डार्क आइडियोलॉजी भी है, और वो ये है कि अगर मेल और फीमेल दोनों सेटिस्फाइड हैं तो ये रेप नहीं है, और अगर इनमें से फीमेल सेटिस्फाइड नहीं है तो ये रेप है। और यही डार्क आइडियोलॉजी औरत मार्च वाले सपोर्ट करते हैं। औरत मार्च को सपोर्ट करने का मतलब है कि रेप कल्चर और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना, एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना जिसमें भाई बहन का नहीं
हस्बैंड वाइफ का नहीं। अब ये सब आपके ऊपर है कि आप किसको सपोर्ट करते हो, औरत मार्च को या पाकिस्तान में इस्लामिक कल्चर को।